बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम एंड आई होप कि आज की सुबह मंडे मॉर्निंग खुशगवार गुजर रही होगी। आप लोगों ने एक अच्छा रिलैक्सिंग वीकेंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ गुजारा होगा एंड प्रॉबली कोई ना कोई शादी या कोई ना कोई फंक्शन भी अटेंड किया होगा, क्योंकि अब शादियों का जोर जो है वो काफ़ी तेज़ी पकड़ गया है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है, जैसे ही मौसम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है पाकिस्तान में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 माह में शादियां ज़रा ज़्यादा हो रही होती हैं और आउटडोर के इवेंट्स भी हो रहे होते हैं। अब व्यूअर्स, जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो उसके साथ साथ एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो है सीजनल बीमारियाँ, सीजनल इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग जिनको एलर्जी का इशू होता है, जिनको ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, पल्मोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात करते हैं, एयर, नोज़, थ्रोट, इस किस्म के काफ़ी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। कल मैं एक इवेंट पे मेरी अपीयरेंस थी, वहाँ पे एक मीट एंड ग्रीट था सबके साथ। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने नोटिस किया कि हर दूसरा बंदा या तो छींके मार रहा है या खांसी कर रहा है या हाथ में उन्होंने टिश्यू पकड़ा हुआ है। छोटे बच्चे हैं तो उनकी नाकें बह रही हैं। व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट है एक माँ होने के नाते आप सबसे, देखें एज अ मदर, मेरे बच्चे जब उनको खांसी ज़ुकाम इस किस्म की कोई इशू हो जो दूसरों को लग सकती है तो मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती। मुझे पता है कि एक वक्त था, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि जब मैं छोटी होती थी तो 103 बुखार में भी अम्मी स्कूल भेज देती थी कि जाओ पढ़ाई अपनी करके आओ। लेकिन अब मामलात कुछ मुख्तलिफ हैं। देखिए व्यूअर्स, बहुत सी ऐसी बीमारियां अब आ गई हैं जो पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी। कोविड की अगर हम बात करें, हर दूसरे बंदे को जो है वो ब्रोंकाइटिस का इशू हुआ है, चेस्ट इन्फेक्शंस चल रही हैं, डेंगू ने अपना ज़ोर अभी भी नहीं तोड़ा। मतलब इस मौसम में, सीज़न में यूजुअली मच्छर मक्खियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, वो भी नहीं अभी ख़त्म हुई। सो द पॉइंट इज़, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा मेजर इशू है, उसकी वजह से बीमारियाँ भी बहुत सी एग्जिस्ट करती हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि भाई अगर आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है और ठीक है, अगर बुखार नहीं भी है मगर खांसी है या कोई ऐसी चीज़ है जो एक से दूसरे को लग सकती है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को घर पे रखें। देखिए, दूसरों के भी बच्चे बीमार हों, उनके घर वाले भी बीमार हों और खुदा न खास्ता उस बीमारी की वजह से घर के किसी बुज़ुर्ग या किसी ऐसे इंसान को वो बीमारी लग जाए जो किसी मेजर इशू से गुजर रहा है, तो फिर डेथ भी वाक़या हो सकती है व्यूअर्स। क्योंकि देखिए, बच्चों को तो खांसी ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, होके ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको ब्रोंकाइटिस का वो ब्रोंकाइटिस फिर निमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए आज का हमने टॉपिक भी स्मॉग एंड सीजनल इश्यूज़ रखा है। तो पेरेंट्स से एक ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी। उसके साथ साथ बड़े भी, अगर आपका काम पे जाना ज़रूरी है, आप स्टक हैं, तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें और फिर जो कॉमन इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको आप यूज़ ना करें। जैसे कि इंसान जो है वो वॉशरूम जाता है तो कभी कभी टॉवल लगा हुआ होता है। अगर आपको खांसी ज़ुकाम है, तबीयत ख़राब है, तो फिर उस टॉवल को यूज़ ना करें, टिश्यू से अपने हाथ साफ़ कर लें, हाथ ड्राई कर लें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम एहतियात करें तो ज़रा दूसरों के लिए भी आसानी पैदा हो जाती है। खांसी है, आप मुंह खोल के किसी के ऊपर खांस रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी इन्फेक्शन उनको भी लगेगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल। अब स्मॉग की जहाँ तक बात आती है व्यूअर्स, आई डोंट नो कि आप लोगों पे क्या गुजरा है, लेकिन लाहौर में भी स्मॉग काफ़ी ज़्यादा हुआ है, कराची में भी, ऑब्वियसली इस्लामाबाद भी इससे इफेक्टेड है। जहाँ जहाँ पे भी स्मॉग का इशू आ रहा है, आज का प्रोग्राम स्पेशली ब्रेक के बाद आपने बहुत गौर से देखना है, बिकॉज हम स्मॉग पे बात करेंगे, सीजनल इश्यूज़ पे बात करेंगे और इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे कि भाई हम कैसे अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, अपने बच्चों, अपने घर वालों के लिए। क्योंकि व्यूअर्स, सिंपल सी बात है, हर बंदा जो है वो नहीं अफोर्ड करता उसको, ह्यूमिडिफायर्स को और एयर प्योरीफायर्स को। मसला ये है कि जब आप एयर प्योरीफायर लगाते हैं तो हवा जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है। इस मौसम में वैसे ही गला सूख रहा होता है, खांसियाँ आ रही होती हैं ड्राइनेस की वजह से। अब आप ह्यूमिडिफायर भी ऑन कर देते हैं तो ह्यूमिडिफायर जो है वो उसको कैंसिल कर देता है एयर प्योरीफायर को। तो ये एक बड़ी ही एक कॉम्प्लिकेटेड सी प्रोसेस हो जाती है। तो क्या बेहतर नहीं है कि हम कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ें कर लें जिससे स्मॉग के असरात से हम कम मुतासिर हों। मेरा तो पिछला पूरा हफ्ता व्यूअर्स, लाइव शो के दौरान आप लोगों से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, हमारा इतना ब्रिलियंट कंपटीशन चल रहा था शो के ऊपर, और पूरे शो के दौरान आंखों से पानी बह रहा होता था। मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। आज सुबह जब मैं अपने डॉग्स को वॉक पे लेके गई थी, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों जो हैं वो वॉक पे लेके जाते हैं, पहले 2 डॉग्स को, फिर बाकी के 2 को, और कोई 50 मिनट हम लोग वॉक करते हैं।
व्यूअर्स आधे घंटे के बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे जो लंग्स हैं वो एक्सप्लोड कर जाएंगे। मैं मजाक नहीं करी, ऐसे लग रहा था कि लंग्स फट जाएंगे क्योंकि इतनी दर्द हो रही थी सांस लेने में और उसको एक्सपेल करने में। मैं इर्द गिर्द देखूँ और मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा फैसल कहीं यहाँ पे किसी ने वो डेंगू की स्प्रे तो नहीं की? फैसल ने कहा नहीं, ये वही स्मॉग है। आज तो बहुत ही ज़्यादा थी, एटलीस्ट जिस इलाके में मैं रहती हूँ। सो व्यूअर्स, एहतियात भी करनी है। हमेशा हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, तो ये आज का हमारा मैसेज भी है और आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले जो खूबसूरत सा आप म्यूज़िक पीछे सुन रहे हैं, ये लाइव बजा रहे हैं हमारे ब्रिलियंट म्यूजिशियंस जो हमारे साथ टिल द एंड ऑफ द शो होंगे। हमारे साथ शहजाद अली हैं कीबोर्ड पे, अस्सलाम वालेकुम भैया। बहुत ही टैलेंटेड मोहम्मद इकबाल साहब ऑन द बेस गिटार, हमारे बहुत सीनियर और बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं। देन साजिद अली ऑन द ड्रम्स, अस्सलाम वालेकुम। एंड वी हैव जग्गू खान, another senior brilliant personality on the tabla. अस्सलाम वालेकुम जग्गू भाई। एंड प्यारे से नन्हे मुन्ने से सलामत अली ऑन द ढोलक, अस्सलाम वालेकुम बेटा। सो व्यूअर्स, आज ऑफ कोर्स एक हिस्सा हमारा डेडिकेटेड होगा टू हेल्थ, क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग एट होम में हम हमेशा सेहत और तालीम पे बात करते हैं, क्योंकि ये एज एन एंकर मेरा पर्सनल बिलीफ भी है, हमारे इदारे का भी ये बिलीफ है कि जिस मुल्क का हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन का सिस्टम ठीक हो जाता है, उस मुल्क को कामयाबी हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। सो अल्लाह खैर करे, और हमारी एक काविश है आप लोग भी अपने एफर्ट्स करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, तो इंशाल्लाह बेहतरी ही होगी। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है, मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। व्यूअर्स, हमारे साथ है बहुत ही प्यारी सी शेफ़ कोमल मलिक, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कोमल, ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान दिन ब दिन प्यारा होता जाए? क्या कर रही हो? आजकल डाइट थोड़ी सी, डाइट की वजह से इतना प्यारा जो चेहरा है, मुस्कुराता हुआ, ग्लोइंग स्किन, साथ साथ कुछ और भी कर रही होगी मेरे ख्याल से। अच्छा पानी की इंटेक, अच्छा फूड और अच्छे पानी की इंटेक, यानी कि डाइट नहीं करी, लाइफस्टाइल चेंज की है। बिल्कुल लाजमी नहीं है कि डाइट वो ही वाली हो कि स्ट्रिक्ट डाइट और वो वाली नहीं, लेकिन अच्छी डाइट और अच्छा खाना पीना। कोई चीज़ है ना कि व्यूअर्स, अगर वेट भी आपने रिड्यूस करना है, एक तो सेहतमंद अंदाज में करें, एक हेल्दी वे में करें, क्रैश डाइट्स की तरफ मत जाएं। अब ऑब्वियसली कोमल, लाइक एवरी गर्ल हु इज इंशाल्लाह गेटिंग मैरिड वन डे, तो वो उनकी भी शादी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे दिसंबर में प्लान्ड है। मज़ीद डिटेल्स आगे जाके शेयर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको टीजर्स देंगे। ये जो हमारी एक प्यारी सी फैमिली है का एक मेंबर जो है वो शादीशुदा होने जा रहा है, एंड डाइट तो कर रही है लेकिन सही चीज़ कर रही है। वो जो कहते हैं ना, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह डाइटिंग कर रही है, विच मीन्स के वेट तो रिड्यूस करना है लेकिन फ्रूट्स, वेजिटेबल, पानी। देखें, पतले हो जाएं, स्किन खराब हो जाए, बाल हाथों में आ जाए तो क्या फ़ायदा है? ऐसे ही है। अच्छा, तो कोमल आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू अचारी बिरयानी, कीमा बिरयानी। बारबेक्यू अचारी कीमा बिरयानी, यानी कि कीमा भी, चावल भी और अचार भी, जो तीनों मेरी फेवरेट चीज़ है। तो रेसिपी के लिए चाहिए, पहले आपको चाहिए कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, दही 1 कप, टमाटर प्यूरी आधा कप, अचार की मसाला 4 खाने के चम्मच, प्याज आधा कप, हरी मिर्च 10 अदद, नींबू का रस आधा 1/4 कप, चावल आधा किलो, तेल 1/2 कप, हरा धनिया 3 खाने के चम्मच, पुदीना 2 खाने के चम्मच, जर्दा रंग 1/4 चाय के चम्मच, दूध आधा कप, अदरक 2 चाय के चम्मच। अब जो इसमें सबसे पहले आपने कि कीमा जो है उसको मैरिनेट कर लेना है। आपने जो प्याज है उसको, अगर आप चाहें तो जैसे हम लोग प्याज कीमा भूनते हैं उस तरह भून लें, लेकिन मैंने इसमें ये किया कि जो प्याज है उसको तल के, उसको फ्राई करके और उसके बाद उसको कीमे के साथ मैरिनेशन कर ली है। उसके अंदर मैंने दही डाली, टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए टमाटर को आप पील ऑफ करके उसको इतना पकाएं कि उसका पानी ड्राई हो जाए। आप होममेड प्यूरी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैंने अचारी मसाला डाला है और इसके साथ नमक और मिर्च और हरा धनिया, सूखा धनिया और क्या कहते हैं ज़ीरा जो है उसकी सिर्फ मैंने सीजनिंग की है। उसके बाद मैंने इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए रख दिया और उसके बाद मैंने हल्की आंच में ऑयल डाल के इसको पका लिया। जब ये पक जाए और कीमा गल जाए तो आप इसको साइड पे कर लें। उसके बाद आपने चावल बॉईल करने हैं, जैसे एज इट इज़ आप पकाते हैं, एक कनी छोड़ के चावल पका लें, 90-95% डन कर लें। और उसके बाद आपने लेयरिंग करनी है। लेयरिंग के अंदर मैंने थोड़ा सा प्याज जो है वो फ्राई करके अलहदा निकाल लिया। आपने लेयरिंग करते वक्त कीमा डालना है, कीमे के साथ चावलों के बाद आप प्याज डालें, हरा धनिया, लेमन बहुत अच्छा काम करेगा इसके
उसके अंदर, और साथ क्या कहते हैं ऊपर जो उनसे आप थोड़ा सा अगर चाहें तो स्मोक का टेक्सचर डाल सकते हैं, थोड़ा सा दम के दम टाइम दे पे। सकते हैं कोयले का, अगर आपको पसंद है। बट बच्चे जो है अक्सर वो कोयले का दम होता है तो नहीं बिल्कुल। खाते। और जो आप जर्दा रंग डालेंगे वो अगर आप दूध के अंदर डाल के डालेंगे तो उसका ज़रा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। और लास्ट में आप जूलियन कट अदरक डाल दें थोड़ा सा, और उसके बाद आप इसको दम पे लगा दें, 5 से 10 मिनट के लिए दम लगाएं। उसके बाद मैं साथ इसके साथ रायता और साथ कचूमर सैलेड सर्व करूँगी। वंडरफुल, साउंड्स लवली। व्यूअर्स, इसी नोट पे अब लाइक आई सेड हम स्मोक पे बात करेंगे, सीजनल एलर्जीज एंड सीजनल मसाइल पे बात करेंगे। बहुत से प्रॉब्लम्स हैं और इन सब पे हमें गाइडेंस देंगे डॉक्टर इरफान मलिक। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है, वैसे इतना मैं मुस्कुरा रही हूँ और बात हमने इतनी सीरियस करनी है। असल में जब भी ये पर्सनालिटी हमारे शो पे आती हैं तो शो को 4 क्या करोड़ चांद लग जाते हैं। मसरूफ़ बहुत होते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको हम पकड़ के यहाँ पे बिठाते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब तो पाकिस्तान में पूरा साल किसी ना किसी ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम चल ही रही होती है। स्ट्रेस एस्थमा, एलर्जिक एस्थमा, ये सारे मामलात जो होते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो कुछ लोग जो नेचुरली एस्थमेटिक बॉर्न होते हैं और उनकी नहीं ख़त्म होता एस्थमा वक्त के साथ। अच्छा, देन ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रीदिंग इश्यूज हो गए, कोविड। अब जिनको आज हमने शो पे बुलाया है वो फोकल पर्सन रहे थे कोविड-19 में, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर जनरल हॉस्पिटल, देन मेंबर एस्थमा गाइडलाइन पाकिस्तान, चेस्ट सोसाइटी। उसके साथ साथ स्लीप, नींद से रिलेटेड भी जिन लोगों को मसाइल होते हैं उन पे भी ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु इज़ क्वालिफाइड टू गाइड यू। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक हैं जो एक्चुअली तो एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, आप भी कर रहे हैं, यानी कि आप भी तंग हो रहे हैं। बिल्कुल। बीइंग अ डॉक्टर, ट्रू, ये आपकी फील्ड है। तो अगर आप जैसे शख्स जो बहुत एक क्लीन लाइफस्टाइल गुजारते हैं, देखिए रियलिस्टिक बात करनी है डॉक्टर साहब, आपको भी पता है कि आजकल के ज़माने में जहाँ पे स्मोकिंग ऑलमोस्ट लोगों ने छोड़ ही दी थी, वहाँ पे वेप का अब एक रिवाज, एक सिस्टम शुरू हो गया है और वेपिंग एक बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है, जिसकी वजह से जो भी लंग्स पे इफेक्ट होता है वो तो हमारे व्यूअर्स जानते ही हैं, और बल्कि उस पर भी हम एंड पे आपको थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं इस वक्त क्या मसला चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो वो तो स्मॉग का ही है। हवा इनहेल या अपने अंदर लेके जाने के काबिल ही नहीं रही। बिल्कुल ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी करेक्ट यू, आई रिसेंटली ज्वाइन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एज अ प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल। ओ, एज अ प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी जी। सो हम अब और बड़े हो गए अब हम फुल प्रोफेसर हैं। अच्छा, सो बहुत अरसे से हम इस टॉपिक पे बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अब समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर शोल्डर, आई मीन मीडिया शोल्डर, कि लोगों को बताया जाए। पूरा जिम्मा पा देता है। बहुत ज़्यादा। देखिए, कोविड से हमने एक चीज़ मैंने जो एटलीस्ट लर्न की कि मीडिया ने जब बार बार कोविड पे बात की तो लोगों ने उसमें से एक चीज़ को जो कि पहले पहनना बहुत मुश्किल था, मास्क, उसको उन्होंने ऑप्ट कर लिया। तो मेरे ख्याल से और सिर्फ लोगों ने, सिर्फ एडल्ट्स ने नहीं, बच्चों ने भी मास्क पहने। बिल्कुल। सो हमें इसको बार बार हैमर करना पड़ेगा। ये अनफॉर्चुनेटली वो 5वां मौसम है जो हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दिया, और बिल्कुल हमने ही दिया, मतलब ये इसमें कोई और इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके फैक्टर्स में आप देखें तो रीसेंट डाटा जो है लाहौर के बारे में जो वो कहता है कि 80% जो हमारी जो पोल्यूशन है दैट बिलोंग टू आवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं, स्पेशली बाइक हैं। और लाहौर में एक अंदाजे के मुताबिक कोई 70 लाख रजिस्टर्ड बाइक हैं, 70 लाख रजिस्टर्ड बाइक हैं। यूरो 2 इंजन है उसमें, और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन कर रहा है, नोबडी नोज, नोबडी, किसी ने आज तक उसको लेकिन कैलकुलेट वो नहीं भी तो एक इशू है ना कि देखें, ये इसलिए भी बड़ी हैं बाइक्स बिकॉज अब बहुत से ऐसे डिलीवरी सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं, चाहे वो खाने की डिलीवरी है, चाहे वो सौदे की डिलीवरी है, और चाहे वो मतलब किसी की एक जगह से दूसरी जगह पार्सल पहुंचाने वाली चीज़ है। पहले तो एक वो वैन ही होती थी जिसमें बड़े कोरियर सर्विसेज वाले जो है चीज़ें पहुंचाते थे। अब आपने 4 घर दूर भी कोई भिजवानी है चीज़ तो आप फ़ोन कर देते हैं उस कंपनी को और कहते हैं कि जी आएँ, ये चीज़ पकड़ के वहाँ पे पहुँचा दें। सो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, स्पेशली कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। अच्छा, लेकिन देखिए इसका सलूशन भी है ना, अभी हम बता दें बात तो बाद में इसका सलूशन भी हम निकालते हैं। अच्छा, ये एक फैक्टर रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जिसको हमने बड़ा फोकस किया, बार बार बात करते हैं, वो गाड़ियाँ जो डीजल पे चलती हैं। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो रिसेंट पास्ट में लिटरेचर में आना शुरू हुआ,
वो आपको अगर मैं कहूँ कि हम लोग जब गाड़ी या बाइक लेते हैं तो हम कहते हैं कि इतने थाउजेंड से बाद उसके टायर को रिप्लेस कर दें। हाँ तो वो जो जी। टायर जो फ्रिक्शन से फ्रिक्शन के बाद वो कहाँ जा रहे हैं, कभी आपने सोचा? वो भी एक इन्वायरमेंट का पार्ट बन रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है टायर की क्वालिटीज़ को मेंटेन रखना। सो ये वो ऐसी चीज़ है जिसको मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि कैसे देखिए इस जापान सबको वगैरह में तो आपको पता है गाड़ी ही पूरी गाड़ी चेंज चेंज कर कर दी देते हैं। जाती है 5 साल से ज्यादा आई थिंक गाड़ी रखते ही नहीं है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। गाड़ी पुरानी हो गई आप उसको रिप्लेस करें, बट देन उधर गाड़ियां भी कितनी अफोर्डेबल है ये भी तो देखे ना। हाँ जी, वो हम इसको बात करते हैं। अब इसमें देखिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लैंडमार्क हमने इस साल अचीव किया, वो गवर्नमेंट ने एक अपना एक लॉ प्रोड्यूस कर दिया, ये नेशनल एयर क्लीनिंग इस किस्म का उसका लॉ का नाम है, जो कि मार्च 2023 में गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया, जिसको इम्प्लीमेंट किया जो रिसेंट हमारे निगरान सीएम है। तो उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें बड़ा कैटेगरिकली उन्होंने डिफाइन किया कि नाम क्या है? नेशनल NACP के नाम से इसको हम कहते हैं, उनको एब्रिविएशन आपने देख ली। सो उसमें बड़ा कैटेगरिकली उन्होंने 5 जो चीज़ें उनको फोकस किया, जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वेस्ट मैनेजमेंट है, आपकी एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्शन है, उसको सारा को उन्होंने उसको फोकस करने के बाद एक लाए अमल तैयार किया। सो नो वी हैव ऑफिशियली लीगल डॉक्यूमेंट विद अस जिसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। सो जो स्मोग है इसके फैक्टर्स को किसी हद तक हम जान चुके हैं, लेकिन हमारे ख्याल में अभी तक लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ इंडस्ट्री मेजर कंट्रीब्यूटर है, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ खुद कर रही हैं। तो इसको फोकस हमें करना चाहिए कि इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे। आप देखिए ना, जो अक्सर हमने व्यूअर्स बात की है कि अगर एक ही मोहल्ले में 6-7 बच्चे जो हैं या 5 बच्चे फॉर एग्जांपल एक ही स्कूल जा रहे हैं, तो अगर आप कारपूल का सिस्टम शुरू कर लें, कारपूल के सिस्टम यानी कि मतलब एक हफ्ते एक घर की जिम्मेदारी है उन बच्चों को पिक करके स्कूल पहुंचाना, दूसरे हफ्ते, इससे आपका पेट्रोल भी बहुत बचेगा। बिल्कुल ठीक। उससे भी बेहतर ऑप्शन तो ये है कि अगर स्कूल बस का सिस्टम जो है, जिस तरह बाहर के ममालिक में इतना आम होता है, और स्कूल बसेस के अंदर मतलब अच्छी क्वालिटी के अगर स्कूल बसेस स्कूल्स भी मतलब इम्प्लीमेंट कर दें तो बहुत कार्बन एमिशन उससे भी कम हो जाएगी। लेकिन ना वो एक बस निकलेगी तो वो कोई 50 बच्चा ले जाएगी। ये इसके फेवर में मैं ज़्यादा हूँ। जितने इतने हम हैवी ड्यूटी फीस पे करते हैं तो क्या वो हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते? ये सिर्फ स्कूल तक लिमिट ना करें। अगर मेरा इंस्टीट्यूट मुझे बस प्रोवाइड कर रहा हो, आपका क्या ख्याल है? हम लोग नहीं उसमें जाना प्रेफर करेंगे? बिल्कुल, मतलब जैसे बड़े बड़े इदारे हाँ जी, हैं बिल्कुल, जहाँ पे मतलब बहुत से अब देखे ना, एक ही एरिया में एटलीस्ट 20-25 लोग तो होते हैं। ऐसे ही है। अगर एक वैन का सिस्टम हो जाए, अब आप देखें ना कि जो हम एविएशन के जो लोग हैं, स्पेशली जब आप पायलट्स को देखते हैं और जो एयर होस्टेसेस वगैरह होती हैं, तो एयर पर्सन्स जो होते हैं वो भी, उनको भी पिक उनकी वैन ही करती है, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी छोड़ने की कोई जगह नहीं होती ना ऐसा ही है अपनी। सो अगर इसी किस्म के सिस्टम, क्योंकि जिस किस्म की इस वक्त एयर क्वालिटी है, अगर हमारा 400 कुछ पे नंबर आया हुआ है एयर क्वालिटी का, ऐसे ही है। और फिर अगला नंबर जो है वो 200 कुछ है, हाँ जी। यानी कि हम डबल बुरी हमारी एयर की क्वालिटी है। अच्छा देखिए, इसमें एक और चीज़ बड़ा मैं आपको बताऊं कि हम लोग फोकस करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं उसके नीचे एक लिखा होता है PM 2.5, पार्टिकुलर मैटर 2.5, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं एक पॉइंट बताऊं, ये वो पार्टिकुलर मैटर हैं जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन से कम है, और ये डीप पेनिट्रेट करते हैं इनटू योर लंग्स, और वो जो हवा की थैलियाँ जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं, ये उसमें जाके उसको इंजर करती हैं, और रिपीटेड इंजरी की वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं जो कि वो लंग बिहेव करता है जो स्मोकर्स लंग होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। रिसेंट 2023 में गाइडलाइन जो कि COPD, आपको पता है एक मेजर किलर है, 3rd लीडिंग काज ऑफ डेथ है, जिसकी एक इटियोलॉजी हम समझते रहे हैं काफ़ी अरसे तक स्मोकिंग है। अब उसकी एक रीजनिंग में पोल्यूशन को भी ऐड कर दिया गया और उसे कह दिया गया है COPD-P। सो एक हम ऐसी डिजीज़ का शिकार होते जा रहे हैं जो कि एस्थमा से ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कि रिवर्स नहीं करती और जिसमें कॉम्प्लिकेशन की ज़्यादा चांसेस है, ओनली बिकॉज ऑफ इनविजिबल जो किलर है, जो कि थ्रू आउट द ईयर रहता है और विजिबल होता है ओनली इन दिस सीज़न। ये याद रख लें, कभी भी हमारा एटमॉस्फेयर में मेजर सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, इतना क्लीन नहीं होता कि एयर क्वालिटी इंडेक्स टारगेटेड एयर क्वालिटी के बराबर आ जाए। लेकिन मुझे जिस बात की कभी लॉजिक मुझे समझ नहीं आती कि देखें, अभी विजिबल होता है, सारा कुछ है अपनी जगह, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि पूरा साल यही क्वालिटी है एयर की? इतनी नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल और फिर उस वक्त कम क्यों होती है और अब क्यों ज्यादा होती है? मुझे यही नहीं समझ आ रही। वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक फिनोमेना डेवलप होता है। देखें, जब ये विंटर सीजन चेंज होता है और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, कोल्डनेस आती है, तो ये एयर ट्रैप हो जाती है विद इन 2 किलोमीटर ऑफ योर अर्थ, और यही प्रॉब्लम है। यानी आप समझिए वो ओजोन
जो कि हमसे कुछ ज़्यादा किलोमीटर के फासले पे होती है, वो ज़मीन के करीब आ जाती है और हमें वो विजिबल हो जाती है। सो रिलेटिवली कोल्ड टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करते हैं कि वो स्मोक की शक्ल में हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। ये क्यों कहते हैं कि अगर बारिश हो गई तो ज़रा बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल, वो डिज़ोल्व होके वो दैट पार्टिकल जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और इन्वायरमेंट क्लीन हो जाती है थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल, थोड़ी देर एक के लिए। डेढ़ दिन देखिए कितनी बारिश हुई है इस दफ़ा बिलाहौर में, लेकिन स्मोक सडनली आप देखें इतनी ज़्यादा होगी, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद रिलेटिवली इस दफ़ा हमें उतनी स्मोक ना मिले, लेकिन सिग्निफिकेंटली जो लेवल इसका हाई है और इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि जुगन हमारे जो पेशेंट्स हैं वो कंट्रोल नहीं होते, यानी सॉरी एस्थमा के जो पेशेंट हैं वो अनकंट्रोल एस्थमा का शिकार हो जाते हैं। जो बच्चे हैं उनमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आना शुरू होती हैं। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट सीजन फॉर अस, जो हम मेरी ऑब्जर्वेशन रही है पिछले 2-3 हफ्तों से। अब मुझे बताएं, देखिए ना, एक तो होती है जो बीमारियां आपके अंदर हो, उसका तो बंदा फिगर आउट कर सकता है। जो आपकी इन्वायरमेंट की वजह से चीज़ हो रही है, देखिए ब्लैक मोल्ड से ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं बाहर के ममालिक में, अगर कहीं मोल्ड डिटेक्ट हो जाए तो वो पूरी जगह क्वारंटीन कर दी जाती है, सारा कुछ। अब हवा को बंदा कैसे क्वारंटीन कर सकता है? बहुत डिफिकल्ट टास्क। देखिए इसके बारे में तो करें क्या? क्योंकि देखिए ना, कुछ लोग तो ऐसे भी, अब मेरे दोस्त हैं डिज़ाइनर हैं, उनकी अम्मी को हर साल पिछले 5 सालों से, तो ये लगातार हम देख रहे हैं, एवरी ईयर वो कोई 6 हफ्ते से 8 हफ्ते अस्पताल में गुजारती हैं। उनको तो हॉस्पिटल में नेबुलाइज कराया जाता है। एक दफ़ा तो उनको हफ्ते के लिए लिटरली एक पता नहीं क्या समथिंग इंड्यूस्ड कोमा में, मेडिकेटेड कोमा के अंदर डाला गया, ताकि उनके लंग्स को वो ज़रा सा पता नहीं क्या उन्होंने किया और वो खुद सांस ले ही नहीं पा रही थी। लेकिन ना वो लोग भी तो है ना जिनका हाल ख़राब हो जाता है। देखिए फिर इसका मतलब है ना कि हमें कुछ लोगों को क्लासीफाई करना पड़ेगा कि वो कौन से हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर बना लें। सो ये हाई रिस्क ग्रुप साहब देखें, प्रिवेंटिव मेजर्स अपनी जगह है, लेकिन आप मेरा पॉइंट तो समझे ना। अब एक बंदे का ये रिस्पॉन्स है और कोई छोटा बच्चा है उसको भी इशू आ रहा है, जब तक आप पाकिस्तान में, जब तक इधर इस हवा को सांस ले रहे हैं, तब तक तो ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, देखिए 100% तो इससे बचाव उस वक्त मुमकिन है जब आप इसमें ना रहें। और मैं आपको बताऊं मुझे फ्यूचर क्या नज़र आता है। डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम रावलपिंडी। सो हमारे जब इस्लामाबाद में पोलन आता था तो हमारे दोस्त इस्लामाबाद छोड़ के पिंडी आ जाते थे। तो मुझे लगता है कुछ अरसे बाद क्या हम सारा लाहौर उठ के कहीं और चला जाएगा, लग तो ऐसे रहा है। देखिए इसको बेहतर करने के लिए हर इंडिविजुअल ने अपना स्टेप उठाना है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, जो हम लोग, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली लाहौर की बात करूं तो मेरे ख्याल में 1.5-2 करोड़ की तो पॉपुलेशन है। हम लोगों ने कितने दरख्त लगाए हैं, हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल कितना मॉडिफाई किया है। हम लोग कूड़ा अपने घर के बाहर रख देते हैं और कुछ लोग तो उसको जला देते हैं। हम कितना रोल प्ले कर रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रादर कि हम कहें कि जी गवर्नमेंट ने अभी क्या इनिशिएटिव लिए, हम भी तो इनिशिएटिव ले सकते हैं ना जी। देखिए तो इस वजह से मेरे ख्याल में दिस इज़ द राइट टाइम कि हम लोग हर चीज़ के लिए तो अब वो ववेला करना शुरू कर देते हैं कि जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो हम सिविल सोसाइटी बाहर निकले और अपने राइट्स के लिए बात शुरू करें, क्योंकि अगर हम तो शायद वो वक्त गुजार गए, जो बच्चे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए एक अडल्ट जो होता है वो 2000 गैलन एयर पर डे इनहेल कर रहा है। इतनी ज़्यादा एयर इनहेल, जिसमें पर्टिकुलर मैटर का जो साइज है वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, तो क्या लंग टॉलरेट कर सकते हैं? अच्छा, लेकिन घर पे कोई प्रिवेंटिव मेजर्स बता सकते हैं? देखिए ये आप लार्जर स्केल पे बात करें और अल्लाह खैर करे हम उस स्टेज पे इंशाल्लाह पहुंच भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिविजुअल लेवल पे क्या करें डॉक्टर साहब? देखिए इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते और हैं। इसी में आप वेपिंग वाली बात भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई शीशे से तो वो वाला बड़ा डेंजरस धुआं निकलता था, तो हम चलो शीशा नहीं अब पीते, हमने सिगरेट भी छोड़ दी है, लेकिन वेप की तो खैर है। तो मैं चाहती हूँ कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन में आप ये वाली बात भी क्लियर कर दें जब आप ये हमारे एंडिंग नोट्स दें। देखिए 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करें, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं यूजुअली इसको इसमें डिवाइड करता हूँ। तो जो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जब ये स्मोक आए तो हमें अपने जो विंडोज़ हैं उसको क्लोज़ कर लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम मिनिमम एक्सपोज हों इस जगह पे जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा है। आप लोग जब बाहर निकलना चाहते हैं तो हर किसी के पास मोबाइल है। पाकिस्तान में माशाल्लाह इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 17-18 करोड़ मोबाइल हैं। तो अगर आप उस पर टिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। अगर बहुत ज़रूरी है तो बाहर जाना है तो गॉगल्स पहन लें, मास्क पहने, और जब आप वापस आएँ तो अपने जो एरिया एक्सपोज हैं उनको अच्छी तरह क्लीन ज़रूर कर लें। अच्छा, गॉगल से मुराद सन ग्लासेस या कोई वो जो स्विमिंग के गॉगल्स होते हैं? आई थिंक वो बेटर है जो हमने कोविड में यूज़ किए थे, क्योंकि ये टोटली क्लोज होना चाहिए। हाँ, बिकॉज
ये जहाँ जहाँ ये पेनिट्रेट करेगा वहाँ पे ये इरिटेशन काज करेगा। हाँ। ये ज़हन में रखें। देखें आप लोग बाहर निकलते हैं तो आपको आपके डॉक्टर जो साहब आइज पिछले रेडिश में हो भी जाती है। यही शो शुरू करते ही मैंने व्यूअर्स को यही बताया, मैंने कहा पिछला सारा हफ्ता लाइव शो के दौरान आंखों से पानी, अभी भी आप देखें मेरी आंखों में नमी है, मैं कॉन्स्टेंटली अब इस तरह अपने पास व्यूअर्स ये टिश्यूज रखती हूँ क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली बातों के गेस्ट बात कर रहा होता है, मैं आंखों में इस तरह करके टिश्यू लगाती हूँ ताकि वो जो पानी बह रहा है वो रुक जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए दूसरा ये कि आप जब घर को साफ़ करते हैं तो उसको गीले कपड़े से साफ़ करें। अगर बाहर मिट्टी पड़ी हुई है तो उसको पानी जोर लगा के उसको बैठा दें। जो हाँ, वो झाड़ू जोर से लगाएंगे तो वो भी अंदर जाएगा। आपने होगा। फिर इंडोर प्लांट्स दे प्ले अ रोल लाइक एयर प्योरीफायर। स्पाइडर प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, रबर प्लांट हो गया, ये आप घरों में लगाएं। ये किसी हद तक आपको बचा सकते हैं। फिर हाई रिस्क ग्रुप जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था कि वो लोग जो एक्सट्रीम ऑफ एज हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, जिनको दिल का मसला है, जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। कौन सी वैक्सीनेशन? फ्लू तो मैंडेटरी है, नमूनिया हम रिकमेंड करते हैं अबव द एज ऑफ 60 या इससे पहले अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। और ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, जैसे दमा है, जैसे दिल का मसला है, तो उनको अपनी रेस्क्यू मेडिसिन का पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे अस्थमा है तो ये वाला इनहेलर जो है ये मेरे पॉकेट में होना चाहिए, अगर मैं बाहर जाऊँ मेरा अस्थमा ट्रिगर हो जाए तो मैं इसको यूज़ कर लूँ। और अगर मुझे दिल का मसला है तो वो एक गोली होती है जो ज़ुबान के नीचे रखी जाती है, तो ये वो ज़रूर करें। फिर आपने बात की स्मोकिंग की। देखिए आपने सोचा कि वाई ये जो सिगरेट्स की जितनी भी इंडस्ट्री थी दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स वेपिंग बिकॉज दे विल फूल यू अगेन। वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी सारी जनरेशन को इस नई एक टैक्टिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं कि मेरी अम्मी की जनरेशन को ये कन्विंस किया गया था कि स्मोकिंग से वेट भी कम होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। वो जनरेशन इस बात पे लगी और उसी जनरेशन को भी यही कहा गया कि भाई डब्बे का जो दूध होता है ना वो माँ के दूध से बेहतर होता है। ये दो चीज़ें मेरी अम्मी की जनरेशन के लोगों को कही जाती थी। मेरी अम्मी ने मुझे खुद बताया कि बेटे आपको मैं बता नहीं सकती, ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती थी वो स्मोकिंग करना शुरू कर देती थी कि थोड़ा सा हमारे खाने की, मतलब इतनी उस ज़माने की ये गलत एक चीज़ थी। अब वही चीज़ हमारी अब इस जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं उनको ये बार बार गाइड किया जा रहा है कि वेपिंग कर लो, स्मोकिंग से बेहतर है। हाँ, दूसरे को शायद वो इतना बुरी तरह असरअंदाज नहीं करती जितना स्मोकिंग करती है, लेकिन अंदर से लंग्स का वही बुरा हाल कर रही हैं जो वो करती है। और आपने तो कहा था शायद इट इज़ वर्स। यस, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एवोल्यूशन हुआ रिसेंट 10 ईयर्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 to 15 ईयर्स में। इस वक्त आप नेट को सर्च करें तो वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी, होल न्यू वर्ड। और ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि वो स्मोकिंग जिसको एटलीस्ट 30-40 ईयर लगे, इसने विद इन 10 ईयर्स वो लंग डैमेज किया जो कि स्मोकिंग को इतने साल लगे इसको डैमेज करने में। तो ये एक वेल नोन एंटिटी है कि वेपिंग लंग डैमेज करती है और लंग श्रिंकेज जिसको हम कहते हैं उसका बाइस भी बन सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने जो गाइडेंस दी ये बच्चों को भी अप्लाई करती है, बड़ों को भी करती है। अगर छोटे वाले जिस तरह पहले कोविड के मास्क हुआ करते थे, नीचे मास्क बना दिया और ऊपर से फिर वो आंखें प्रोटेक्ट करके बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं तो भेजें। हमारे बच्चों के स्कूल में तो उन्होंने ये रूल डाल दिया है कि जी बच्चों को मास्क के बगैर आपने स्कूल भेजना ही नहीं है। तो अगर बाकी स्कूल्स भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते तो बड़ी अच्छी बात होगी। जब सब बच्चे मास्क पहनेंगे तो फिर आपके घर में भी बच्चे इतना स्यापा नहीं डालेंगे। मसला तब आता है जब 4 बच्चे पहन रहे हैं और 6 नहीं पहन रहे, तो ऑब्वियसली बच्चे उस चीज़ की तरफ जाएंगे जो उनके लिए आसानी क्रिएट करेगी। स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट घर के अंदर लगा लें, उससे कुछ और सिचुएशन ज़रा बेहतर हो जाएगी। एयर प्योरीफायर अफोर्ड करते हैं तो ज़रूर लगा लें, बट इतनी महंगी चीज़ है, बट उससे हवा की नमी कम हो जाती है, फिर उससे और ड्राइनेस हो जाती है। तो इट्स अ सर्कुलर थिंग। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी अवेयरनेस क्रिएट करें और गाड़ियों का, मोटर बाइक्स का और कोई भी चीज़ जो इस किस्म की इमिशंस करती हैं उसका इस्तेमाल कम से कम करें या करना छोड़ दें। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी मीडिया इंडस्ट्री के एक लिविंग लेजेंड हमें ज्वाइन करेंगे। आज हम अपने सेकेंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम को एज अ ट्रिब्यूट उनकी स्टोरी जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, अब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है एक लिविंग लेजेंड ने, एक ऐसी पर्सनालिटी ने जिन्होंने एक्चुअली इन्होंने एक बात की किसी और कॉन्टेक्स्ट में, मैं उसी को रिपीट करना चाहूँगी कि जहाँ पे भी गए एक दास्तान छोड़ के गए। एंड इट्स ट्रू। 30 साल की एक जर्नी विद पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, उसके बाद मज़ीद वेरियस डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में आपने काम किया। उसके साथ साथ अपनी लिखने की जो जर्नी है एज अ पोइट, एज अ प्ले राइट, एज एन ऑथर आपने कंटिन्यू की।
नो डाउट आप एक ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर तो हैं, बट एज अ लिरिसिस्ट या एज अ पोइट आपके साथ मेरे ख्याल से आजकल के ज़माने में कोई मुकाबला नहीं लगा सकता। आपको आपकी खिदमात के बेस पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया एंड सैकड़ों अवार्ड्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज इन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, क्योंकि आप ख़ुद भी एक बहुत मेजर प्रोग्राम के प्रोजेक्ट हेड हैं एट अ प्राइवेट चैनल। और मुझे लगता है व्यूअर्स के जो लेजेंड्स जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को एक गोल्डन टाइम दिया, उन लोगों को याद रखना भी ज़रूरी है, और जो अभी भी इस दुनिया में हैं कम से कम उनसे मुलाकात करके उनकी कहानी जाननी तो ज़रूरी है। तो मैं बात कर रही हूँ उस ब्रिलियंट पर्सनैलिटी की जिनको मैं प्यार से बाबा जान बुलाती हूँ। ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, हमारे सीनियर हैं। जब भी मिलते हैं इनकी आजिज़ी के ऊपर ही हम लोग रह जाते हैं, क्योंकि इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ और इतने लविंग अयूब खावर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो पीटीवी पे तो क्योंकि आपके बहुत से दोस्त अहबाब हैं और आपकी जान पहचान है, और आप किसी भी चैनल पे जाएं तो आपकी वहाँ पे इतनी दोस्ती और प्यार है कि वो तो एक आपका रेगुलर आना जाना रहता है। लेकिन बड़े अरसे बाद पीटीवी के किसी प्रोग्राम पे आपको बुलाया, गेस्ट नहीं कहना चाहती क्योंकि आपको आपके घर ही बुलाया हमने वापस, तो कैसा लग रहा है पीटीवी आके? बेटा, मैं अपने इस घर में कभी कभी आता जाता रहा हूँ इस वक्त में भी, और ये एक जो इस वक्त जो मैं यहाँ एक स्टूडियो में बैठा हूँ, हालांकि स्टूडियोज़ में आके मैं देखता भी रहता हूँ कि क्या क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन अपने आप को एक पार्टिसिपेंट के तौर पर मैं बहुत ज़माने के बाद, मेरे ख्याल है शायद बरसों बाद मैं तुम्हारी वजह से ही आया हूँ। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था अयूब साहब, मुझे पता है कि आपका माशाल्लाह सारा जो काम है, अगर हम उसको पढ़ना चाहें, अंडरस्टैंड करना चाहें, जैसे कहानी सांस लेती है, इसके अंदर एक पूरी ट्रजेक्टरी है कि पीटीवी के साथ आपका जो एक मतलब वो एक क्रोनोलॉजिकली एक चीज़ आपने सारी जो है वो दर्ज की हुई है एंड इट्स देयर। उसके अलावा आपकी बहुत सी फेमस किताबें हैं, जैसे कि मोहब्बत की किताब, देन देयर्स बहुत कुछ हो गया है, तुम्हें जाने की जल्दी थी, गुले मौसम ख़िज़ां एंड मैनी मैनी मोर बुक्स। अंग्रेज़ी, उर्दू, मतलब आपने कोई यॉनरा नहीं छोड़ा। मैंने प्योरली अंग्रेज़ी में पोइट्री नहीं की, बल्कि मैंने जो अपनी ज़बान में पोइट्री की उसकी ट्रांसलेशन एज सच, मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई थी मेरे लिए, और वो फिर स्प्रेड हुई। और मुझे ये मैं समझता हूँ कि मुझे एक फ़ख्र के साथ ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं उन लोगों में शामिल हो गया हूँ, पाकिस्तान के लिटरेरी सर्कल के जो लोग हैं उनमें, कि जो इंटरनेशनली नोन एक क्रिएटिव एक पर्सन कह लीजिए। बिल्कुल, आपके काम को ट्रांसलेट करके आगे बाकायदा पढ़ाया भी गया है और उसको यूटिलाइज भी किया गया है वेरियस डिफरेंट फोरम्स एंड प्लेटफॉर्म्स पे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने कहा ना कि कुछ अपनी तफसील बताऊं, तो नहीं, ये हम बाद में आएंगे। अच्छा, इस तफसील की तरफ बाद में आएंगे। अच्छा। सबसे पहले तो हमने शुरू करना है जहाँ से बात शुरू होती है। शुरू करें। आपकी पैदाइश लाहौर में तो नहीं हुई? उस ज़माने में तहसील चकवाल थी। और गांव का नाम था ओडरवाल। और मेरे वालिदैन की जो फैमिली है वो अफसरान के ज़ुमरे में तो नहीं आती, लेकिन फ़ौज के लोग थे वो। अच्छा। मेरे वालिद साहब भी और मेरे ताया भी, और मेरा एक तायाजाद भाई भी। लेकिन ग्रेजुअली वो चीज़ें वो एरिया है वो छुटता चला गया, क्योंकि ज़िंदगी ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से सामने आती चली जा रही थी। और मैं कराची चला गया, अपने वाले साहब जो रिटायर्ड थे और कराची में मुकीम थे वो, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। तो मेरे लिए खुशकिस्मती ये है कि वहाँ सारी एजुकेशन मेरी कराची में हुई है। अच्छा, एजुकेशन सारी कराची में। तो आप किस एज पे गए कराची, किस उम्र पे? मुझे मेरा ख्याल है कि इट वाज 1964। ठीक है, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन तकरीबन वो अर्ली 60s
का ज़माना था, तो जो क्योंकि आपकी मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन वो हो चुकी थी। वो हो चुकी। अच्छा, मैं उसकी बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन और उस टाइम के दौरान ही जब आप 9th ग्रेड में थे तो आपने पोइट्री शुरू कर दी। आपको पोइट्री का आपने पहली अपनी आई थिंक पोइम उस स्टेज पे, उस एज पे लिखी पहली नज़म। तो मैं उधर से बात शुरू करना चाहती हूँ। कोई तो वाकई- तालीम का सिलसिला कैसा था वहाँ पे, रहन सहन कैसा था? क्योंकि देखिए ना, गाँव से जब इंसान बिलोंग करता है तो बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल है, और फिर उधर से छलांग कराची, तो मैं उस जर्नी को जानना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है। और वो जो गांव वाली ज़िंदगी है वो मुझ में मौजूद थी। मैं फसलें काटने का भी बड़ा माहिर था बचपन ही में, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बाय नेचर उसने मुझे बहुत रहनुमाई की है कि बड़े लोग जो हैं जब वो फसल काट रहे हैं तो वो दरांतियाँ जो हैं उन्होंने किस तरह ऐसे करके, तो जो गंदम की वो पौधे हैं उनको अपनी गिरफ्त में लिया और उसके बाद यूं किया और यूं 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 करके चले जा रहे हैं। इट वाज वेरी मैकेनिकल थिंग। और मुझे मैंने फिर वो यानी मैं शामिल भी हुआ हूँ उस ज़माने में। वो बच्चा जो है वो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में, बहुत माहिराना अंदाज में, वो मैं 12, 13, 14 साल का था मेरा ख्याल है। और स्कूल का क्या सिलसिला था? स्कूल अपने गांव में था, उसमें 5वीं क्लास तक थे। चकवाल में फिर मैं हाई स्कूल का एक जो सिलसिला होता है 6ठी जमात से मैट्रिक तक जो है ना, वो चकवाल के एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल मैंने वहाँ पढ़ाई की। और चूँकि वालिद साहब कराची में थे और उनके साथ ख़त ख़ुताबत तो रहती थी, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। तो मैंने कॉलेज वाली, जो कॉलेज से ऑनवर्ड यूनिवर्सिटी तक जो है ना, वो फिर कराची में। लेकिन 9वीं जमात में 9th ग्रेड में इंसान 13-14 साल का होता है। ये जो गांव के लोग होते हैं ना, ये लेट भेजते हैं बच्चों को स्कूल। नहीं, हाँ, एक तो ये बात है, क्योंकि अब अभी तो बच्चा जो है वो 5-6 साल का होता है तो वो स्कूल में होता है। अच्छा। या किसी जो नर्सरी प्राइवेट टाइप में डाल नर्सरी देते हैं। टाइप का। तो नर्सरी वर्सरी जो है ना वो तो हमने कभी देखी नहीं थी और ना हमें पता था। वो तो पहली जमा कच्ची पहली कहा करते थे। कच्ची पहली, पहले कच्ची पहली और फिर पक्की पहली, पक्की पहली और फिर वो नहीं आगे का। तो लिखने की तरफ रुझान कैसे हुआ? क्योंकि देखिए आपकी फैमिली में तो और कोई राइटर नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन पता क्या, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई सेल्फ एफर्ट भी होती है और फिर करते हैं ये वो फलां, या ये कि आपकी किस्मत होती है, या आपके लिए अल्लाह मियाँ ने कोई जो बड़ा एक शेड्यूल बनाया हुआ है जो अनसीन है, जो आपको नहीं मालूम है, वो आपके ऊपर खुलता चला जाता होता है। सही। और आप जहाँ के होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो मैं जैसे अब तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, तो मतलब तो 9th क्लास में जो पहली आपने चीज़ लिखी वो क्या थी? मुझे नहीं याद, नहीं याद। लेकिन एक मिसरा मुझे याद है, मुझे उस ज़माने का। हाँ जी। यहाँ जिसका भी बस चलता है उसकी हुक्मरानी है। और बात ये भी सच है। 9th या 9th 8th का कुछ था 9th वो। 8th का। अच्छा, अब यहाँ से हम कराची गए, जी, अब्बू ने बुला लिया, बुला वालिद लिया। साहब ने, आप कराची चले गए। अब देखें गांव की लाइफ से, चले चकवाल आप जाते भी थे लेकिन फिर भी चकवाल से कई गुना ज़्यादा मॉडर्न जो है वो कराची तो उस जी, वक्त भी था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से वहाँ की ट्रांजिशन कैसी रही आपके लिए? कल्चर शॉक हुआ, परेशान हुए, या वहाँ जाके खुशी महसूस हुई? और क्या पूरी फैमिली शिफ्ट हुई या सिर्फ आप गए? किताबें पढ़ने का शौक़ था। एक तो ये बात है कि यानी 9th 10th के जो बच्चे होते हैं वो मतलब उस ज़माने में समझदार, तो उस ज़माने में भी समझदार हुआ करते थे। और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे पढ़ने का शौक़ था, लिखने का शौक़ भी हो गया। हम तख्तियों पर लिखा करते इसको थे। हम टाट के स्कूल कहते हैं। टाट के स्कूल, देखो ना, मुझे याद दिला दिया तुमने। टाट के स्कूल जो हैं उनमें जो टीचर हुआ करते थे वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टीचर हुआ करते थे। और वो यानी कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते थे, वो नेचुरल एक एफर्ट होती थी कि बच्चा किस तरह का है, उसके साथ बिहेव किस तरह का करना है। तो इस तरह मुझे असातिज़ा ने भी करीब रखा आपने। सही। तो उनके साथ बातचीत भी, यानी मैट्रिक तक होते होते ये सारा कुछ, मतलब ये कि मुझे थोड़ा सा बात करने का ढंग आ गया।
सही। और अपने आप को एक्सप्रेस करने का ढंग आ गया। और ये इसको इस बात को तब्दील इसलिए नहीं करना चाहिए कि नेचर जो है इंसान की अपनी, जिसको अल्लाह मियाँ ही गाइड करता है, बिल्कुल। मैं उनमें से हूँ जिनको अल्लाह मियाँ ने बहुत नवाजा है। माशाल्लाह। और मैं अगर रियलाइज़ करने की कोशिश करूँ तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि व्हाट वाज दी पॉइंट, कि जहाँ मुझे ये पता चला कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो कर सकता हूँ। नहीं, वो होता चला गया। अच्छा, वहाँ पे आपने जब अपनी तालीम हासिल मतलब कराची की जब तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, तो यूब साहब फिर मीडिया के अंदर एंट्री कैसे हुई आपकी? क्योंकि देखें, किसी भी एज और किसी भी स्टेज में मीडिया में एंटर होना बहुत मुश्किल है। अब लोग कहते हैं बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि वो तो वक्त ऐसे थे कि जब पीटीवी के अंदर एंटर भी होने की कोशिश भी करते थे तो आपको गेट से मोड़ दिया जाता था कि भाई जब तक अपॉइंटमेंट नहीं है और आपका नाम गेट पे नहीं लिखा होगा, और आईडी कार्ड चेक करके एक पूरा सिलसिला हुआ करता था। हर बंदा पीटीवी में नहीं आ सकता। नहीं, सही कह रहे अब हैं। दुनिया बहुत, अब चीज़ें बदल गई हैं। बिल्कुल ठीक है। सो ऐसे वक्तों में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का हिस्सा बनना, और फिर इतना एक अहम हिस्सा कि आपकी ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस है कि आज भी जब हम बात करते हैं तो 10 दफ़ा आपका नाम, एटलीस्ट महीने में 10 दफ़ा आपका नाम कोई ना कोई सीनियर या जूनियर लेके जाता है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है ये। लेकिन मैं एक बात बताऊँ बेटा कि यावर साहब हो गए, आप हो गए, मतलब ये कुछ ऐसे अहम लोग हैं जिनका नाम आता रहता है। तो हमने कहा फिर आपको किस तरह हम नहीं बुला सकते शो पे, आपसे तो बात करनी बनती है। अब मैं अर्ज़ करूँ कि कराची में जो रेडियो पाकिस्तान था, उसको सुनने का शौक़ इस तरह हुआ कि उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान में जो ड्रामा हुआ करता था वो ऑलमोस्ट विजुलाइज करने में मेरे लिए आसानी पता नहीं कहाँ से आ गई। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अपनी एक बात बता रहा हूँ। बहुत शौक़ था, और फिर रेडियो पाकिस्तान के इहाते में दाखिल होने की ख्वाहिश पैदा हुई। और कॉलेज में जब मैंने कॉलेज तक की तालीम जो स्कूल में की है, उसके पीछे एक ये ख्वाहिश थी कि मैं जब तक कॉलेज में दाखिला नहीं लूँगा तब तक मैं रेडियो पाकिस्तान की बज़्म तलबा में शामिल नहीं हो सकता। और उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान में जिस तरह के ड्रामे हुआ करते थे, आप यकीन करें कि वो मतलब मेरे कानों के थ्रू मेरी आँखों को दिखाई देते थे। सही। ये कमाल मेरा नहीं है, उन राइटर्स का और उन एक्टर्स का और उन डायरेक्टर्स का। अब देखें, आपकी एक स्क्रिप्ट मेरे हाथ लगी कल, और मैं उसको पढ़ रही थी, और मुझे जो बड़ी खूबसूरत बात उसमें लगी, जो बाय द वे व्यूअर्स अब ड्रामों में नहीं होता। आपको स्क्रिप्ट मिलती है, सिर्फ डायलॉग लिखे होते हैं, ऊपर लिखा होता है कि जी फलां घर फलां का कमरा, बस। आपकी स्क्रिप्ट तो इतनी डिटेल होती है कि उसने अपना सर घुमाया, अपनी पलकें उठा के देखा, फिर दो कदम लिए, एक सांस लेके फिर उसने ये वाला डायलॉग का, और वो डायलॉग के नीचे भी डिटेल लिखी हुई है कि किस तरीके से उस डायलॉग को डिलीवर करना है। अब तो ऐसा होता ही नहीं है। देखिए, आप तो एक एक चीज सर, आपकी स्क्रिप्ट की सबसे खूबसूरत बात, और इसीलिए डायरेक्टर के लिए शायद फॉलो करना मुश्किल होता है क्योंकि उसको आदत है खुद बनाने की स्क्रिप्ट। जुगन, असल में मेरा ख्याल है कि ये जो भी इस वक्त बात तुमने डिटेल में एक बात की है, तो मुझे अब समझ में आया है कि रेडियो पाकिस्तान कराची के ड्रामों के बारे में जो मैं कह रहा हूँ ना, कि वो विजुअली नज़र आते थे, तो वो परफॉर्मेंस जो है कैरेक्टर्स की, उनके लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव, गम खुशी, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स की, तो वो मुझे दिखाई देने वाला मामला जो है ना, वो रिवील किया मैंने। तो फिर मेरी ख्वाहिश हुई कि मुझे टीवी पे आना चाहिए। क्योंकि सर देखिए, ऑडियो विजुअल ज़माना अब बना है, पहले तो सिर्फ ऑडियो का ज़माना था। तो रेडियो उस ज़माने में मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, बहुत होशो आवाज़ से, कि टीवी कराची टेलीविज़न के ड्रामों, मुझे लाहौर के ड्रामों की बात नहीं पता और न मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मेरी तरबियत होगी कराची में हुई है, और कराची टेलीविज़न, कराची रेडियो पाकिस्तान में मैंने वक्त गुजारा है। बाकायदा बज़्म तलबा एक उनका एक सेक्शन था जिसमें स्टूडेंट्स जो है ना, वो ड्रामे भी करते थे, मुशायरे भी हुआ करते थे, और एक पूरी एक्टिविटी, एक जो किसी बहुत ही क्रिएटिव शख्सियत की तरबियत का मामला होता है ना, जो वो बज़्म तलबा थी, वो कराची की, कराची रेडियो की। तो वो मेरी तरबियत थी,
और ग्रेजुअली फिर वो रेडियो यानी रेडियो की इहाते से फिर पीटीवी की तरफ ऑटोमेटिकली। लेकिन सर रेडियो में एंट्री कैसे मिली? गए बार बार? सुनने का शौक हुआ। ड्रामे हम घर में इतने छोटे छोटे होते थे रेडियो, और यूँ कान से भी लगाने वाले होते थे। उनसे इंस्पायर होकर मेरी दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं जब कॉलेज में दाखिला मेरा होगा तो मैं फिर बज़्म तलबा में जाऊंगा। तो नहीं, बट आप पहुंचे कैसे वहां पे? यही तो बात है, क्योंकि देखे ना, अप्लाई किया और मौका मिल गया या कोई लेके गया? क्योंकि देखे नहीं, कोई दे के नहीं, वो कोई दे के लेकर मुझे नहीं गया। मुझे अंदाजा जाहिर है कि लाहौर यानी शहर में आना जाना भी तो था ना, तो रेडियो पाकिस्तान को दूर से देखते थे, हसरत से देखते थे। गाड़ी से मुराद ये है कि बस में जा रहे हैं या आ रहे हैं तो सामने मेन बंदर रोड पर रेडियो पाकिस्तान कराची, और उसका दरवाज़ा और उसकी टिपिकल एक पुराने ज़माने की जो कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी ना, तो वो एक उस तरह का वो बिल्डिंग थी वो। तो उसमें दाखिल होने की ख्वाहिश, तो फिर किसी न किसी तरह से बंदा चला जाता है। बिल्कुल, और वही वाली बात है ना। और यावर मेहदी साहब का नाम लूँगा मैं। यावर मेहदी साहब बज़्म तलबा के करता धरता थे। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अगर ज़िंदा हैं, और अगर नहीं हैं तो उनको अल्लाह ताला खुश रखे। वो बाप थे उन तमाम स्टूडेंट्स के जिनमें मुकर्रर भी हुआ करते थे, डिबेटर्स, और शायर भी हुआ करते थे, और ड्रामे के सेक्शन के जो लोग। रज़ी अख्तर शौक़ एक बहुत नामवर शख्सियत हैं रेडियो पाकिस्तान की, जो शायर थे बहुत आला और बहुत अच्छा बोलते थे, और वो रेडियो पाकिस्तान के ड्रामा डायरेक्टर थे। क्या बात है। तो शायरी जो है वो कॉलेज में जाके फिर वो हम स्टूडेंट्स फेस्टिवल्स में वो सारा सिलसिला होता था। वो एक सिलसिला तो उस तरह से फिर मालूमात भी होती थी, और रिश्ते भी मिलते चले गए, और रज़ी अख्तर शौक़ साहब के पास भी मुलाकात हो गई, और यावर मेहदी साहब के साथ भी। बज़्म तलबा में फिर मुझे फर्स्ट इनाम और फलाना इनाम और फलाना, फिर यावर मेहदी साहब ने मुझे अपने पास रख लिया कि आप मेरे इस सेक्शन में आप आ जाएं, आप मेरे साथ काम ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और वहाँ तो वो। अच्छा, बट वहाँ से पीटीवी ये हम डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स कुछ म्यूज़िक भी होगा, बातचीत भी होगी। इनिशियल ईयर्स की तो बात हो गई, फिर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ जो 31 साल का ताल्लुक़ रहा उस पर भी डिस्कशन करनी है, एंड देन द वेरियस अवार्ड्स एंड द हाइज एंड द लोज, इस पर भी डिस्कशन होगी ब्रेक के बाद। तेरे इश्क नचाया, तेरे
क्या बात है, दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सायरा ताहिर हमारे साथ हैं जिन्होंने म्यूजिकोलॉजी में मास्टर्स किया है वाह जी वाह। और माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ मेरी जान, Thank आपको you। पता है कि जब भी हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं अपने किसी सीनियर को तो हम किसी अकम्पलिश्ड एंड ब्रिलियंट जूनियर को भी साथ बुलाते हैं ताकि एक मौका मिल जाए। अच्छा, अयूब खावर साहब से मज़ीद गुफ्तगू कंटिन्यू करने से पहले एक वार्निंग आपको देने चाहूँगी। अ वार्निंग, टेक केयर ऑफ योर आइज फॉर देयर रिमेन मैनी calamities yet behind. Dreams remain yet behind. Chill of the season has stung the roses, outside the boundary of words and meaning. Take care of your eyes, for that each encroaching moment will be a herald of the doomsday. Take care of your eyes, for these dreams are the only assets of life. By the brilliant Mr. Ayub Khawar, translated by मोहम्मद शनाजर। मोहम्मद शनाजर, खूबसूरत नाम, सिम्फनी एंड दी अदर पोएम्स। क्या खूबसूरत नज़्म है। और एक एग्जाम्पल व्यूअर्स कि अयूब साहब का काम की राइटिंग इतनी ब्रिलियंट कि अगर उनके फेमस प्लेस की बात करें, उनकी किताबों की बात करें तो एक अनलिमिटेड लिस्ट है। हम मेरे ख्याल से 50,000 प्रोग्राम भी कर लेंगे तो हम किसी एक एरिया को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप इनके वेरियस डिफरेंट प्लेस की बात करें तो फिशार, ख्वाजा इंसान, कासमी कहानी, गुलजार क्लासिक, नशेब एंड मैनी मैनी मोर ड्रामास। सो द पॉइंट इज़, अभी हम बल्कि सर की एक बुक में यही पढ़ रहे थे कि कितना खूबसूरत आपकी लिखी हुई किताब में कि एक पूरी की पूरी किताब नहीं, एक पूरी की पूरी फिल्म, जिसको फिल्म भी बना सकते हैं आप, ड्रामा भी बना सकते हैं, जो पोइट्री के फॉर्म में है और उसमें डिस्क्रिप्शन इतनी खूबसूरत है व्यूअर्स। मोहब्बत की किताब, इट्स सो ब्यूटिफुल बिकॉज सारा यू नो, अक्सर हम जब कंप्लेन करते हैं डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ तो हमारा सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हम एज आर्टिस्ट ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम राइटर्स की बात करते हैं या ड्रामा राइटर्स की बात करते हैं तो जो उनके वेरियस जो भी उन्होंने लिखा हुआ होता है वो सिर्फ डायलॉग्स होते हैं, नो इंस्ट्रक्शन, नो डिटेल। आपने खुद ही डिसाइड करना है कि आपका एक्सप्रेशन क्या है, आपने कहाँ पॉज लेना है। मतलब मौका मिला तो सायरा आप ब्रेक में ज़रूर देखिएगा, ये इतनी खूबसूरत, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, ये ड्रॉप इन दी ओशन है। लेकिन सर हमने अभी अपनी जर्नी जो है वो मुकम्मल नहीं की। प्लीज़। हम अब रेडियो पाकिस्तान में से सोच रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है कि अगर हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ज्वाइन कर लें। लेकिन अगेन उम्मीद पे दुनिया कायम है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन आप वो वाली पर्सनैलिटी कि आप नियत करते हैं और अल्लाह ताला ही आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं और आपकी मेहनत अपनी जगह। तो फिर पीटीवी का हिस्सा कैसे बने सर? पीटीवी से पहले जो रेडियो पाकिस्तान वाला एक्सपीरियंस है ना, तो उसमें भी फिर वो ड्रामा वाला सिलसिला हुआ, तो उसमें बुनियादी तौर पर जो चीज़ देखी मैंने कि चूँकि वो आवाज़ का ही सारा कुछ है सिलसिला, बिल्कुल, तो राइटर को शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी कि वो इंस्ट्रक्शंस भी उसमें लिखें। रज़ी अख्तर शौक साहब का मैंने नाम लिया। बिल्कुल, ही वॉज अ ग्रेट प्रोड्यूसर एंड पोइट ऑल्सो। और आपके उस्ताद? और मेरे उस्ताद इसलिए कि मैं उनके ड्रामे ही क्योंकि विजुअलाइजेशन का जो एक फील आती थी ना, तो उन्हीं के ड्रामों से आती थी। और मैंने बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब वो अपने रेडियो पाकिस्तान के नशर होने वाले ड्रामे की रिहर्सल कर रहे होते थे तो मैं कहीं पीछे कहीं मौजूद होता था, उनकी गुफ्तगू सुनते हुए, और वो बहुत इमोशनल होकर एक्सप्रेशन देते थे और एक्सप्रेस करते थे कि व्हाट इज़ द इंटायर फीलिंग ऑफ द सीन, आपने क्या करना है और कैसे करना है, और ये वो वगैरह वगैरह। वो सारी जो लैंग्वेज या वो सारी जो डिटेल है जो मैंने अपने कानों से सुनी, वो मैंने फिर अपने स्क्रिप्ट्स में लिखना शुरू कर दी। फिर पीटीवी कैसे आए? पीटीवी इस तरह इसलिए आए, इस तरह आए कि अगला स्टेप सामने था मेरे, पाकिस्तान टेलीविज़न। सो पाकिस्तान टेलीविज़न को ज्वाइन कर लिया मैंने। वो कैसे? वही वाली बात है ना, उस वक्त था ही एक जगह, देखिए ना, एक ही चैनल, उस चैनल के अंदर आज अगर कोई कहे कि यार मैंने किसी चैनल में काम करना है तो कोई
टॉप टियर का हो या चले किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, किसी ना किसी तरह किसी ना किसी की आप एंट्री करा ही देते, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता ठीक है। तो आप जिस वक्त पे पीटीवी का हिस्सा बनना चाह रहे थे उस वक्त ख्वाहिश सबकी थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ख्वाब था जो शायद ही कहीं पूरा होता, जिस तरह चांद पे जाना। हाँ नहीं, वो चांद पर जाने वाला ही सफ़र था बेसिकली अगर देखा जाए तो, लेकिन वो ज़माना बहुत अच्छा था कि टैलेंटेड ही को उठाया जाता था। एप्लीकेशन लिखी, अपना एक्सपीरियंस यानी रेडियो कि पे उस वक्त लिखा। मेरे जैसे नालायकों की कोई जगह नहीं थी। तुम्हारे जैसे नालायकों को ही जो जगह थी, ओए, मैं भी तो सही नहीं कहती हूँ ना इनको, मैं अपना बाबा जान मैं कुछ भी कर लूं, लाड वहीं पे कायम है। बेटा, मतलब क्या कहूँ मैं। अच्छा, तो फिर वहां पे आपने अप्लाई किया? और बेशुमार लोगों की एप्लीकेशन है, और उसके बाद बेशुमार, यानी पांचों जो टीवी स्टेशन, 5 टीवी स्टेशन मुख्तलिफ मतलब जो एरियाज में, क्वेटा और मतलब मुख्तलिफ, क्वेटा, मुल्तान, कराची, मुल्तान बाद में जो मेजर हमारे वो है ना, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कराची और क्वेटा, लाहौर, क्वेटा एंड पेशावर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये तो एक पूरी फौज थी वो, और मतलब ये कि एक हुजूम था, क्या कहना चाहिए, जो लोग आए थे, और वो एक क्वेश्चनर था, वो हमने फिल करना था। तो वो जो कुछ किसी के पास था वो उन्होंने कागज़ पे रख दिया। मैं भी उनमें से था। तो आपने ज्वाइन किया इनिशियली एज अ प्रोड्यूसर? यस। ओके, एंड देन वहाँ से जर्नी फिर 30 साल की शुरू हुई। वो 30 साल की शुरू। मैं चाहती हूँ कि जो आपने अपनी इस बहुत ही खूबसूरत किताब में दर्ज किया हुआ है, कहानी सांस लेती है। हाँ, कहानी सांस लेती है। अब यहाँ पे हमारा ये वाला स्पॉट बनता है। कहानी सांस लेना शुरू कर दिया था उसने, अब थोड़ी सी उसकी आवाज़ आने लगी। अब आवाज़ आने लगी। हाँ जी बेटे, 1975 से 78 तक चकलाला टेलीविजन स्टेशन पर ज़ेर तरबियत प्रोड्यूसर। चकलाला, ओके। 78 से 80 तक कराची टीवी स्टेशन प्रोड्यूसर। 81 से 2005 तक लाहौर टेलीविजन सेंटर। 2005 पाकिस्तान टेलीविजन में 30 साल की खिदमत के बाद रिटायरमेंट। 2005 से ताहाल जियो टीवी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। सही। और उसके बाद एक जर्नी शुरू हो गई, एक मज़ीद जो एक फैलाव जो कहना चाहिए, या क्या जिम्मेदारियों का भी, और क्या कहना चाहिए, एक्सपीरियंस भी, और वो जो कुछ भी साथ साथ था, तो वो ज़रा भारी होता चला गया माशाल्लाह। अच्छा, पहली किताब किस एज पे लिखी आपने सर? हाँ, पहली किताब, क्योंकि लोग हमेशा जब सोचते हैं ना कि हम किताब लिखेंगे तो हमेशा जहन में आता है हम 50-60 साल की उम्र पे जाके बुक लिखेंगे अपनी पहली। जब लोग जो वर्किंग लोग होते हैं, हाँ, जो तो सिर्फ जिनका रुझान राइटिंग की तरफ होता है, वो तो 20-21 साल की उम्र पे भी पहला अपना कुछ मजमुआ लिख लेते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ब्रेक नहीं आई ना। आपने तालीम अपनी बेसिक कंप्लीट की तो आपको कराची कॉलेज के लिए बुलाया गया, आप कॉलेज पढ़ रहे थे, साथ साथ आप रेडियो पाकिस्तान के साथ थे। वहाँ से फिर आपने अपनी जब प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉपर शुरू हुई, आप पीटीवी का हिस्सा बन गए, तो उसके साथ साथ आपकी ऑब्वियसली लिखने का तो सिलसिला जारी था। लेकिन Definitely. पहली किताब हमने किस स्टेज पे, पीटीवी पे होते हुए आपने पहली अपनी छापी? या पहली किताब जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो 80s में कहीं छपी है। 80s में कहीं छपी। हाँ, 80s में। एहतियातन कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं वो। मेरी पुरानी यादें, लोगों के बुढ़ापे में पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। मेरी पुरानी यादें एक तो आपका बुढ़ापा आया नहीं अभी, बुढ़ापा उसका आता है जो रिटायर हो जाता है, आप तो कभी हुए अच्छा, नहीं। बहन, अच्छा, फिर मैं मुख्तसरन जो ना वो इत्तेफाक से जी प्लीज बताइए मुझे। ये मैंने आपको कहा था मुझे ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि देखिए अयूब खाबर को मैं जानती हूँ, मेरे पेरेंट्स जानते हैं, शायद मेरे बाद वाली भी जनरेशन जानती है, बट जो बिल्कुल नए कोरे बच्चे हैं, आई वॉन्ट देम टू नो अबाउट द लेजेंड्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू पीटीवी बिकमिंग पीटीवी। पीटीवी ना होता अगर आप जैसे लोग ना होते उस वक्त। हाँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसकी ऐड करूंगा कि ना होता पीटीवी अगर मेरे कुछ ऐसे सीनियर, जिनमें यावर हयात साहब का नाम मैं ज़रूर लेता हूँ, बिल्कुल लेजेंड, प्योरली लेजेंड, जिन्होंने ड्रामे की साख्त को बदल दिया था। बिल्कुल। और हम वो ज़माना वो था जिसमें आर्टिस्टिक और सिंबॉलिक
ड्रामों का भी रिवाज था। बिल्कुल। तो अब तो मतलब ये कि टीवी पर जो कुछ हो रहा है वो उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे अच्छा, कर लास्ट लेंगे। स्टेज में आपका हाँ। पैगाम के साथ हमने यही बात आपसे करनी है कि क्या चीजें हैं जो आप विश करते कि काश प्राइवेट सेक्टर में ना होती, क्योंकि आप वाहिद शख्स मैं- हैं जो पीटीवी से प्राइवेट सेक्टर में जाके आपने अपने डिकोरम को मेंटेन किया। आपका ये- कोई प्रोजेक्ट ऐसा ऑनर नहीं गया जिसपे कोई सवाल उठा हो, कोई उसके ऊपर बैन लगा हो, कोई स्यापा पड़ा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत बड़ी बात है। पीटीवी की तरबियत है ना, बेसिकली पीटीवी की तरबियत है, पीटीवी अच्छा, के जो अच्छा, लोग। ये हाँ, ये 30 साल मैं जल्दी कर लेता हूँ ये इसको कि 30 साल की तवील मुलाजमत और इनफरादी ड्रामे, सीरीज़, अदबी प्रोग्राम्स, शोज़, म्यूज़िकल शोज़ और नीलाम घर जैसे शोज़, ज़िया मोइनुद्दीन साहब को भी मैंने पहले टीवी पर ही देखा था शो करते हुए। वो यावर हयात साहब थे प्रोड्यूसर उसके, और फिर मेरे हिस्से में ज़िया मोइनुद्दीन साहब आए और उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया। ये मेरे लिए खुशकिस्मत की बात है। और इसी तरह फिर 70 से बज़्म तलबा जश्न तमसील हुआ करता था स्टूडेंट्स प्रोग्राम का। बिल्कुल, तो उसमें मतलब ये कि टैलेंट जो है ना निकल के आता था, निकल के बाहर आता है। चुनाई हो जाती थी, उसकी सिलेक्शन हो जाया करती थी। बिल्कुल। और इसी तरह फिर अवार्ड 1977-71 बज़्म तलबा जश्न तमसील में हर उसमें वो प्राइजेस वगैरह का सारा सिलसिला। और फिर पहला रेडियो ड्रामा जो मैंने लिखा उसका नाम था समंदर जाग रहा है। समंदर जाग रहा है। अब समंदर जाग रहा है एक सिंबॉलिक सी एक वो चीज़ थी, और उसमें समंदर की जो साउंड है बुनियादी साउंड इफेक्ट था। क्या बात है। और उसके बाद फिर बड़ा एक कुछ है। सिलसिला जो है वो, हाँ, एक वही वाली सिलसिला बात है है। ना व्यूअर्स कि अगर हम और जी और यहाँ पे अगर आपकी इजाज़त हो ब्रेक की तरफ जाएंगे। वो इसलिए कि ये जो मतलब यानी बहुत सारे है ना, वही तो मैं बात कर रही थी, छोड़ो, रहने क्योंकि दो ना। जब मेरी बाबा से कल बात हुई तो मैंने कहा कि बाबा मैंने सोचा है कि हम आपकी लाइफ पे बात करें, तो उन्होंने कहा तुम ये किस तरह मैनेज करोगी। मैंने कहा फास्ट फॉरवर्ड पे। तो हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और अब देखें किसी भी सीनियर से जो हम एक चीज सीख सकते हैं वो है उनके एक्सपीरियंस से गाइडेंस। और काश हम सारे नालायक जूनियर्स अपने सीनियर से गाइडेंस लेते और जो वो बात हमें कहते हम उसको अपने पल्ले बांध लेते, तो हम बहुत से मसाइल और प्रॉब्लम्स और गलत रीजंस के लिए फिर वायरल भी ना हो। तो छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सारा जी आपसे भी हमने सॉन्ग तो सुनना ही सुनना है, लेकिन अयूब खावर साहब हमें गाइड करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको अगर इंसान मेंटेन करे, इवन अगर आप सोशल मीडिया पे चीज़ें बना रहे हैं तो आप अपने करियर को सिक्योर रख सकते हैं। वो जो कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं। एक प्यारी सी लड़की कुछ तैयार करे खड़ी है जी। जी डन है। अचारी कीमा बिरयानी और साथ मैंने रायता और सलाद सर्व किया है। मतलब रायता सलाद ही इतना खूबसूरत लग रहा है और बिरयानी भी साथ में इतनी मज़े की लग रही है। और वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, बैलेंस्ड मील। अगर आप राइस एंड मीट के साथ कुछ बना रहे हैं तो कोई ना कोई वेजिटेबल्स का और एंड में फ्रूट का कोई ना कोई मामला रखें। और दही वैसे ही पेट के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वापस अपने लिविंग लेजेंड की तरफ। अयूब खावर साहब हमारे साथ हैं। सारे जी आप कुछ फरमाइश कर रही थी ब्रेक में, मैं चाहूँगी कि वो आप ऑनर ही करें। जी मैं खावर साहब से यही सवाल भी करूँगी और रिक्वेस्ट भी करूँगी और मेरी फरमाइश भी है कि आप अपना कुछ लिखा हुआ ऐसा नज़्म में जो आपका फेवरेट हो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। मैं पेश कर देता हूँ जी। एक छोटी सी नज़्म। कहानी सांस लेती है कि हाँ। पीछे ही जो है वो दर्ज है, तो वो आप उसको पढ़ सकते हैं। और इस नज़्म का उन्वान भी कहानी सांस लेती है। कहानी सांस लेती है, कहानी कतरा कतरा जिंदगी से आंस लेती है। आपको अच्छा लगा होगा आंस। कहानी सांस लेती है, कहानी कतरा कतरा जिंदगी से आंस लेती है। कभी लम्हों की चुटिया में सितारे टांक जाती है, कभी पल भर में सदियों की मसाफत फांक जाती है। कहानी सांस लेती है। कहानी सांस लेती है, किसी को साथ लेती है, किसी को छोड़ जाती है। कभी उंगली पकड़ती है, कभी बाहों में भरती है, वाह, कभी एड़ी के बल पर बस अचानक घूम जाती है। क्या बात है, वंडरफुल। कहानी सांस लेती है,
किसी आंगन की मिट्टी में हंसी के फूल उगाती है, किसी रास्ते की झिलमिल में दुखों की धूल उड़ाती है। वाह, कभी आंसू, कभी सिसकी, कभी खुशबू से भी हल्की, कभी खुशबू से भी हल्की, कभी सावन भरा बादल, कभी रूठा हुआ आंचल, कभी लफ्जों से दिल की तख्तियों को चूम जाती है। वाह, कहानी सांस ले। लेती है। वाह। क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली वंडरफुल सर, ब्यूटीफुल। वही तो बात है ना कि व्यूअर्स, एक चीज़ जो हमेशा मुझे मेरे जैसे नालायक इंसान को जिस चीज़ की टेंशन होती है कि पोइट्री पढ़ने को जी तो चाहता है, लेकिन जिसकी उर्दू की वोकैबुलरी मेरे जैसी लिमिटेड हो, उसके लिए जब इस किस्म के आसान अल्फाज में खूबसूरत अंदाज में कुछ लिखा हुआ हो तो हम जैसे भी फिर उसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, नई जनरेशन और हमारी जो पहले की जनरेशन जैसे कि आप हैं, यावर साहब हैं, सारे जो हमारे लेजेंड्स हैं, मुनीज़ा हाशमी वगैरह, ये सारे जो जिन लोगों ने काम किया पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में और अदर जगहों पे अपने अपने जौहर दिखाए, सर मुख्तलिफ क्या है और नई जनरेशन को सीखना क्या चाहिए? थोड़ी सी सख्त बात करने की इजाजत है? जरूर। ये सच्ची बात। ज़रूर। बेसिकली आज से 10-12 साल पहले जो पाकिस्तान टीवी मतलब यानी था ही सरकारी TV। चैनल्स जो है ना, जो मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के, उन्होंने जब अपना एक बाज़ार एक तामीर किया और आबाद किया उसको, तो जो गड़बड़ शुरू हुई वो ये कि जो कंटेंट है वो एक बहुत बड़ा माकूल और बहुत मुख्तसर लफ्ज़ है, लेकिन बहुत गहरा है, बहुत फैलाव है इसका। वो सारा फैलाव और गहराव ख़त्म हो गया। सरफेस पे वो जैसे कच्ची पेंसिल से जो कुछ वादे वईद होते हैं, या कच्ची पेंसिल जिसको रब कर दिया जाए तो वो गायब हो जाती है। क्योंकि आप सिर्फ फोकस वायरल पे है कि किसी तरह चीज़ वायरल हो जाए, चाहे अगले की इज्जत के धजियां उड़ जाएं, बस वायरल हो जाए। क्राइटेरिया ख़त्म हो गया है बेसिकली, जो क्राइटेरिया है ना। लेकिन सर आप तो मेंटेन, आपने जो भी शोज़ किए हैं, अब भी जिस शो के आप प्रोजेक्ट हेड है, आप हमेशा डेकोरम मेंटेन करते हैं। मैंने आपको देखा है, आप सेट पे खुद खड़े हुए होते हैं और आप एक एक चीज़ ऑब्जर्व करवाते हैं और उसको मैनेज करते हैं। मैं यानी इस बात को ज़रा सा एक तरफ करके मैं एक और बात कर, उसी हवाले से जो मैं बात अभी अर्ज कर रहा था कि इंस्टेंट रिएक्शन जो है ना, एक तो वो उनको एप्रिसिएशन कह लीजिए, वो चाहिए आजकल की टेक्निकल टीम्स जो हैं हमारे यहाँ चैनल्स की, वो। और जो एक ज़माने में ख़वातीन डाइजेट्स वगैरह जो है ना, उनमें जो आम तरह की कहानियाँ हुआ करती थी ना, जिसमें इस तरह के मामलात हुआ करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब यावर हयात साहब को के लिए कोई काम नहीं है, मेरे लिए कोई काम है, मैंने छोड़ दिया, मैंने ड्रामा करना छोड़ दिया है। मुख्तसरन ये है कि जो ड्रामा हो रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, पब्लिक को भी रिक्वायरमेंट, पब्लिक की रिक्वायरमेंट भी यही है। ये वो गरीब खौफनाक बात है ये, कि पब्लिक देख भी रही है ना, तभी तो कर रहे हैं वो। अब वो एक ऐसी गुमराह करने वाले चैनल्स हैं और गुमराह करने वाली ऑडियंस है, एक दूसरे को एक गुमराह कर रहे हैं। और बस एक जैसे सादा पानी आदमी कितनी देर तक पी सकता है, जो बहुत अच्छा एक मशरूब है, उसको सिप बाय सिप पीना, वो आप अपने रूह तक पहुंचाता है उसको। बिल्कुल। तो रूह कहीं नहीं है। किसी ड्रामे में कोई ऐसा थॉट प्रोवोकिंग मैटर जो है ना, वो नहीं होता। और मैंने तो टीवी यानी ड्रामा देखना छोड़ दिया है, ड्रामा करना छोड़ दिया। अयूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वन ऑफ द फ्यू लिविंग लेजेंड्स दैट आर लेफ्ट। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आपको सेहत दे, आपको हमारे सर पे सलामत रखे। पीटीवी की फैमिली का एक आप बहुत अहम हिस्सा है और हमारी मीडिया इंडस्ट्री का आप एक बहुत अहम हिस्सा हैं।
एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मैंने ये सारी जो गुफ्तगू है पीटीवी के अहाते ही में, पीटीवी के ही स्टूडियो में तुम जैसी एक बहुत अच्छी एंकर जो है उसके सामने मैं ये बातें कर रहा हूँ, इसलिए बहुत आसानी से खुल के बात कर रहा था मैं। और अगर उसमें कुछ आपको गलत लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन सच बोलना मेरी मजबूरी है। थैंक यू सो मच सर, ब्लेस यू। खुश रहें, आबाद रहें, हमारे सर पे सलामत रहें। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। तारा जी, आपसे ही कुछ सुनते सुनते शो को क्लोज करेंगे। ठीक है। ओवर टू यू।